सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। तो मैं आपको बता दूं कि अपने जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक चल रही है कक्षा 10 की, जो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति जो बुक है, उस बुक की आज अपने ये तीसरी क्लास है वो करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 क्लास अपने कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को इन क्लासों को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर ये क्लासें हैं वो मिलती रहे। तो आज अपने राजस्थान में जो धातु काल से संबंधित है उस टॉपिक से अपने शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है और कक्षा 10 की ये बुक अक्सर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो इस बुक से हूबहू पूछे जाते हैं। तो ये स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और जो एलडीसी वगैरह के जो सभी एग्ज़ाम है बोर्ड के, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो नई भर्तियां आने वाली हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं राजस्थान में धातु काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए साथियों, इसमें ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल, धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण एवं ताम्र काल के अवशेष है वो मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। मैं आपको बता दूं साथियों, जो महत्वपूर्ण जो लाइन होगी वो यदि आप नोट्स बनाने चाहें तो साथ में बना सकते हैं, मैं बताता चलूँगा तो आप बना सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, जो कि सीकर में स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता है वो साथियों सीकर जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, और गिलूंड सभ्यता ये राजसमंद में स्थित है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आहड़ एवं जाडोल जो सभ्यताएँ हैं ये उदयपुर में स्थित है। पिंड पांडलिया, इस सभ्यता का भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़ में स्थित है। और कुराड़ा जो कि नागौर में स्थित है, और साबणिया और जो पुगल है ये बीकानेर में स्थित है। नंदलालपुरा और किराडोत व चितवाड़ी ये सभ्यता स्थल है वो जयपुर में स्थित है। एलाना जो कि जालौर में स्थित है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। और बूढ़ा पुष्कर ये भी महत्वपूर्ण स्थल है जो कि अजमेर में स्थित है। और कोल माहौली सभ्यता स्थल की बात करें तो ये सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है। और मल्ला सभ्यता स्थल है वो भरतपुर ज़िले में स्थित है। आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय स्थल है। तो ये जो पैराग्राफ अपने पढ़ा है, इसमें जो सभ्यता और उनके ज़िले के नाम दिए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको आप अच्छी तरह से याद रखें और नोट्स के रूप में भी इन्हें नोट कर सकते हैं। इसके बाद में अपने धातु काल में सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे लोह काल के बारे में। तो देखिए साथियों, ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। यानी पहले तांबे का ज्ञान हुआ, उसके बाद में कांस्य का, और फिर लोहे का ज्ञान है वो मानव इतिहास के लिए एक युगांतकारी घटना थी। कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। किसने? लोह काल ने। राजस्थान में नोह भरतपुर में स्थित है, और जोधपुरा जो कि जयपुर में स्थित है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो कुछ अभ्यर्थी हैं जो नए हैं वो जोधपुरा को जोधपुर में समझते हैं, तो ये कन्फ्यूज करने वाला है। जोधपुरा सभ्यता स्थल है वो साथियों जयपुर में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पुराने पेपरों में। और सुनारी जो कि झुंझुनू में स्थित है, रेंड ये टोंक में स्थित है। आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण है वो मिले हैं। यानी इन स्थानों से लोह संस्कृति के हथियार और उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। नोह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा निर्धारित करते हैं, या फिर निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। जोधपुरा जो कि जयपुर में स्थित है, और सुनारी जो कि झुंझुनू में स्थित है, लोहे को गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है कि लोहा गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जोधपुरा जो कि जयपुर में स्थित है, और सुनारी जो कि झुंझुनू में स्थित है, यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ हैं वो प्राप्त हुई है। रेंड को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। किसको दी गई है? रेंड जो कि टोंक में स्थित है, इसको लोहे की प्रचुरता की वजह से
प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में देखिए, लोह के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृदबांड संस्कृति, यानी जिसे अंग्रेजी में अपने पेंटेड ग्रे वेयर PGW कहते हैं, इसका उदय हुआ है। किसके बाद में? लोह काल के पश्चात। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो जो चित्रित मृदबांड है स्लेटी रंग की, इसका उदय काल है वो लोह काल के बाद में माना जाता है। इस संस्कृति के अवशेष है वो विराट नगर और जोधपुरा, जयपुर और सुनारी, झुंझुनू और नोह, भरतपुर आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। किस समय माना जाता है? 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व से 600 वर्ष पहले माना जाता है। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग है वो आरंभ हो जाता है। कौन सी संस्कृति के साथ है? स्लेटी रंग की चित्रित मृदबांड संस्कृति के साथ ही। इसके बाद में अपने आगे पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। तो देखिए, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में अपने सबसे पहले साथियों पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता, जो कि कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। कुछ किताबों में गंगानगर भी लिखा हुआ है और कुछ में हनुमानगढ़ लिखा हुआ है। तो इस बुक में हनुमानगढ़ दिया है और हनुमानगढ़ ही बोर्ड ने काफ़ी बार आंसर है वो माना है। पुराने पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, प्राचीन दर्शवती और सरस्वती नदी घाटी, यानी ये सरस्वती नदी का पुराना नाम है। प्राचीन दर्शवती और सरस्वती नदी घाटी, जिसे अपने वर्तमान में क्या कहते हैं? घग्गर नदी। तो ये वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई है। किस सभ्यता से प्राचीन? हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन मानी जाती है। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित, ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है वो मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा। यानी काली चूड़ियाँ, बंगा चूड़ियों को कहते हैं पंजाबी भाषा में। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। तो देखिए, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ, तो कालीबंगा का हो गया कालीबंगा, यानी काली चूड़ियाँ, इसका अर्थ हो जाता है कालीबंगा शब्द का। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। यहाँ से काफ़ी बार पुराने पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है। कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम किन्होंने की? अमलानंद घोष ने। और कब की? तो आपका आंसर हो जाएगा 1952 में की थी। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और तत्पश्चात 1961-62 ईस्वी में बीबी लाल और BK थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। कब करवाया गया? 1961-62 में। जो कालीबंगा सभ्यता है, इसका जो साथियों जो उत्खनन है वो अलग अलग स्तरों पर हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर है वो सामने आए हैं। यानी उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर है वो सामने आए हैं। तो प्रथम 2 जो स्तर हैं वो देखिए, यहाँ पर अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वहीं तीसरे व चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान या समकालीन मानी जाती है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? यानी जो अपने स्तरों की बात करें तो इसमें पहला और दूसरा स्तर है वो एक साथ है, फिर तीसरा, चौथा और 5वां, ये तीनों स्तर एक साथ हैं। तो इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से है? प्राक हड़प्पा सभ्यता, इसमें पहला दूसरा सब वो स्तर आ जाएगा, और हड़प्पा सभ्यता इसमें तीसरा, चौथा और 5वां स्तर है वो आ जाएगा। तो इसमें देखिए आगे, कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न सभ्यताओं से संबंधित कि कौन सी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है, कौन सी में नहीं किया जाता है। तो आप इसे तथ्य को नोट कर लें कि कालीबंगा सभ्यता में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर, यानी एक तरह से ये कच्ची ईंटें हैं, इनका प्रयोग है वो किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें
सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है। कैसा रंग है? लाल रंग है। कालीबंगा सभ्यता के जो बर्तन हैं उनका रंग लाल है, जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। इस तथ्य को आप नोट कर लें। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी आप नोट कर लें। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान के यहाँ के निवासियों की स्वादान पद्धतियों की जानकारी है वो मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। कितने छिद्र? 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण है वो माना जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप नोट कर लें। ये पुराने पेपरों में पूछा गया है कि जो कंकाल की जो खोपड़ी है जिसमें 6 छिद्र थे, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। यानी जो बैलगाड़ी है, हवन कुंड है, लकड़ी की नाली है, बेलनाकार मुहर है, ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। अब अपनी बात करते हैं साथियों आहड़ सभ्यता की। उससे पहले आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ साथ शेयर भी करें। जो साथी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इन महत्वपूर्ण क्लासों को लगातार प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अपनी बात करते हैं साथियों आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता की यदि अपनी बात करें तो आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? ये सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है। आहड़ सभ्यता है वो साथियों उदयपुर में स्थित है। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी यानी आयड़ नदी भी इसे कहते हैं के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष है वो सामने आए हैं। कैसे युगीन सभ्यता के? पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट यानी धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। यानी आहड़ सभ्यता को धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका पर्यायवाची एक तरह से मान सकते हैं धूलकोट। ये इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है और आहड़ नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखें। आहड़ सभ्यता को ही धूलकोट सभ्यता कहा जाता है। सर्वप्रथम कब? 1953 में। कब? सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतनचंद्र अग्रवाल, इनका शॉर्ट में नाम कई बार मिलता है RC अग्रवाल, तो आप याद रखें। सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतनचंद्र अग्रवाल एवं HD सांकलिया के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य है वो करवाया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये तथ्य इस सभ्यता में भी आया है। कैसी ईंटें काम में लेते थे? धूप में सुखाई गई ईंट यानी कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों एवं आभूषणों के साथ दफनाते थे। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य, इसको आप नोट कर लें। किस सभ्यता के लोग हैं वो अपने जो मृतक परिजन थे उनको गहनों एवं आभूषणों के साथ दफनाते थे? तो आपका आंसर होना चाहिए आहड़ सभ्यता। जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण मानते हैं ये लोग। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। किस के बर्तन मिले हैं? मिट्टी के बर्तन है वो सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी भी मिलता है। ये देखिए यहाँ पर आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता है और आहड़ को एक तरह से धूलकोट भी कहा जाता है। तो ये इसके 3 नाम हो गए। तो आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। यानी यहाँ पर तांबे के औजार वगैरह मिले हैं तो इस वजह से इसको ताम्रवर्ती नाम है वो दिया गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान है वो लगाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रंगाई छपाई व्यवसाय उन्नत होने का प्रमाण किस सभ्यता से संबंधित है? तो आहड़ सभ्यता आपका आंसर होना चाहिए। अब अपने साथियों बात करते हैं गिलूंड सभ्यता की। अब अपने गिलूंड सभ्यता पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए साथियों गिलूंड सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है? गिलूंड सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में।
राजसमंद जिले में स्थित गिलूंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई है। कौन सी सभ्यता? गिलूंड सभ्यता, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। तो गिलूंड सभ्यता का अन्य नाम कौन सा है? बनास संस्कृति। तो इसको आप याद रखें, बनास संस्कृति भी गिलूंड सभ्यता को कहा जाता है। इसके बाद में देखिए 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन किया गया। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1957-58 में किसके निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन किया गया था? बीबी लाल के निर्देशन में। तत्पश्चात 1998 से लेकर के 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर VS शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन किया गया। कब किया गया? 1998 से लेकर के 2003 के मध्य। उत्खनन से प्राप्त ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष हैं वो मिले हैं, और जिसका समय 1900 से लेकर के 1700 ईस्वी ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। यानी जो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं उनका समय कौन सा निर्धारित किया गया है? 1900 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व है, उनका समय निर्धारित किया गया है। गिलूंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं? 5 प्रकार। सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियाँ एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, यानी यहाँ पर भी कच्ची ईंटें काम में ली गई हैं। और पक्की ईंटें किसे कहते हैं? एक तरह से इन्होंने ब्रैकेट में लिख करके ये भी बताया है कि आग में पकी हुई ईंटें होती है वो पक्की ईंटें कहलाती हैं, जिनका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। यानी यहाँ पर भी कच्ची ईंटों का ही प्रयोग किया गया है, जबकि गिलूंड में इनका प्रचुर प्रयोग होता था। इसके बाद में देखिए अपने नेक्स्ट बागोर सभ्यता के ऊपर चलते हैं। बागोर सभ्यता के बारे में यहाँ पर अपने पढ़ेंगे। तो आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं लगातार ये क्लासें लेकर के आता रहूँ। हम कक्षा 10 की इस बुक को पूरा पढ़ेंगे और इसके बाद में कक्षा 9 की जो RBSE की बुक है उसको भी पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। जहाँ तक हो सके आपके पास कम से कम 1 या 2 जो आपके खास मित्र हैं उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। तो देखिए साथियों, अपने नेक्स्ट चलते हैं। भीलवाड़ा में जो बागोर सभ्यता स्थित है वहाँ पर अपने देखते हैं बागोर सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी के तट पर, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बागोर सभ्यता कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो कोठारी नदी आपका आंसर होना चाहिए। डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से लेकर के 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। तो बागोर सभ्यता में 1967 से लेकर के 1970 तक उत्खनन कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? VN मिश्र के द्वारा किया गया। और बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता के? प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष यहाँ पर उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। कौन से उपकरण मिले हैं? लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, यानी जिनको अपने पीछे पढ़ करके आए हैं, पिछली क्लास में अपने पढ़ा था। लघु पाषाण उपकरणों को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। लघु पाषाण उपकरणों को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो माइक्रोलिथ आप याद रखें, लघु पाषाण उपकरण का दूसरा नाम है माइक्रोलिथ उपकरण। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं बागोर में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि छेद वाली सुई है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये बागोर सभ्यता से प्राप्त हुई है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। पूछा जा सकता है कि कृषि और पशुपालन से जो संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट देखिए, बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु उपकरण का प्रमुख केंद्र था। लघु उपकरण यानी माइक्रोलिथ जिन्हें कहा जाता है। इसके बाद में अपने साथियों पहुंच चुके हैं गणेश्वर सभ्यता के ऊपर। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में अपने यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है, ये देखिए इसमें दिया हुआ है। गणेश्वर नीम का थाना सीकर में स्थित है और कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कांतली नदी। और कहाँ पर स्थित है, सीकर जिले में नीम का थाना तहसील है, वहाँ पर गणेश्वर सभ्यता का स्थल स्थित है। और इसमें देखिए स्थित ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल यानी इनको अपने शॉर्ट में RC अग्रवाल भी कहते हैं, काफ़ी बार लिखा हुआ आता है। तो देखिए, रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध और उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यानी जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उनमें सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है, गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों और पात्रों में 99% तांबा है। कितने प्रतिशत है, 99%। आपसे पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता स्थल के बर्तनों या पात्रों में 99% तांबा पाया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए गणेश्वर सभ्यता, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण देते हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन्हें कृष्णवर्णी मृद पात्र कहते हैं। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृष्णवर्णी मृद पात्र कहते हैं। यह काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। कौन से पात्र, जो कृष्णवर्णी मृद पात्र हैं वो काले और नीले रंग से सजाए हुए हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पुराने पेपरों में पूछा भी गया है कि गणेश्वर सभ्यता के जो बर्तन हैं उनको किस रंग से सजाया गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए काला और ये एक है नीला रंग। तो इसके बाद में अपने नेक्स्ट देखिए, यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था, ऐसे यहाँ से प्रमाण है वो प्राप्त हुए हैं। तो इसको आप याद रखें। इसके बाद में अपने देखिए साथियों, अन्य प्राचीन महत्वपूर्ण सभ्यताएं या अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं, उनके बारे में अपने जान लेते हैं। भीनमाल एक सभ्यता है जो कि जालोर की सभ्यता है। भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा यानी सूरा पात्र व एक यूनानी सुराही मिली है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि रोमन एम्फोरा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो भीनमाल जालोर से प्राप्त हुआ है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप नोट कर सकते हैं, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। यानी ये रोमन या रोम देश से मंगाया हुआ था, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर विदेशी व्यापार का केंद्र था, तभी तो ये विदेश की कोई वस्तु यहाँ पर मिली है। और एक यूनान की सुराही मिली है, तो ये दोनों ही विदेशी वस्तुएं हैं, जिस वजह से यहाँ पर विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि की गई है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है पुराने पेपरों में। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था, इसे आप याद रखें। इस प्रकार इसवाल जो कि उदयपुर में स्थित है, प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण है वो मिले हैं। कहाँ पर, इसवाल सभ्यता जो कि उदयपुर में स्थित है, यहाँ से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद में देखिए साथियों, यहाँ से समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, इसवाल उदयपुर से समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य में मिलते हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराठ जो कि जयपुर में स्थित है, ठीक है। और बिजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ से अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, जो बेराठ जयपुर है, यहाँ पर एक तो बिजक की पहाड़ी है, एक भीम की डूंगरी है और एक महादेव जी की डूंगरी है। ये 3 डूंगरी इस बेराठ जयपुर में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में आगे देखिए, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। किसके उत्खनन से, बेराठ सभ्यता के उत्खनन से। बेराठ में एक गोल मंदिर व अशोक स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराठ के समीप अशोक का बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक का बाबरू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, बेराठ के समीप। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट देखिए,
जो विराट के समीप अशोक का बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है बाबरू अभिलेख। बालाथल सभ्यता जो कि उदयपुर में स्थित है, इसमें प्रो वी एन मिस्र के निर्देशन में उत्खनन में एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बालाथल कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है। और बालाथल का उत्खनन किसने किया, तो वी एन मिस्र के निर्देशन में बालाथल सभ्यता का उत्खनन किया गया था। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इसके बाद में देखिए, इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, ओजियाना जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, और नगरी जो कि चित्तौड़ में स्थित है, बरौर ये गंगानगर में स्थित है, और तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में स्थित है, और जोधपुरा ये जयपुर में स्थित है, और सोनारी झुंझुनू में स्थित है, नोहा भरतपुर में स्थित है। नगर जो कि टोंक में स्थित है, ये नाम अपने पीछे पड़ चुके हैं इस वीडियो की शुरुआत में। आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनके स्थान और आगे ज़िले के जो नाम दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद में अपने साथियों चलते हैं नेक्स्ट अपने महत्वपूर्ण फैक्ट पर। तो देखिए, राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी 1800 ईस्वी के आसपास। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब माना जाता है, 1800 ईस्वी के आसपास माना जाता है। के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय आरंभ होता है। कब, 1800 ईस्वी के आसपास हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो जाता है, तो भारतीय इतिहास में वैदिक संस्कृति का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत जो 4 वेद हैं वो इस प्रकार से हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 जो वेद है ये भारतीय वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा व चंक 64 से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष? अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा और चंक 64 से मिले हैं। महाकाल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय दक्षिणी सागर से ऊपरी सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया गया, तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिसे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग से इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पढ़ा लिखा हुआ युग है, वैज्ञानिक युग है, तो ऐसे जो पुरानी बातें हैं उनको अपना वर्तमान युग है वो स्वीकार नहीं करता। किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है, यानी कुछ प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं रामायण महाभारत से संबंधित। इसके बाद में देखिए, महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल देश किसको कहते हैं? बीकानेर को। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस फैक्ट को आप नोट कर लें। जंगल देश बीकानेर को कहा जाता है। बीकानेर और गंगानगर का क्षेत्र है, या इसमें नागौर भी शामिल कर लिया जाता है। कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उसका मित्र था या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। मत्स्य देश का शासक उस समय कौन था? विराट। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। इसके बाद में नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए। भारतीय इतिहास की भांति यहाँ पर वैसे साथियों कोई खास फैक्ट नहीं है जिसको आपको नोट करना है, इसको अपने पढ़ लेते हैं। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने से पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। किंतु बुद्ध के समय में भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? प्रथम प्रवृत्ति है जनपदों का उदय, और द्वितीय जो प्रवृत्ति है वो है साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य जो संघर्ष या लड़ाइयाँ हुई थी वो। इसके बाद में अपने साथियों चलते हैं राजस्थान के जनपद के बारे में जानने के लिए।
तो देखिए राजस्थान के जनपदों की यदि अपनी बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम काफ़ी बार पूछा गया है, तो अपने आगे पढ़ेंगे इसी में। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय हुआ और विकास और पतन भी हुआ। बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसको आप याद रखें और नोट भी कर लें। बौद्ध ग्रंथ है ये अंगुत्तर निकाय, इसमें हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, कौन से ग्रंथ से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। तो ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है जो कि बौद्ध साहित्य से संबंधित है। इससे 16 महाजनपदों के उदय की या उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था। कौन सा जनपद राजस्थान में स्थित था? मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित था। राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन, अवंती महाजनपदों के अंतर्गत आते थे। इनके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सीवी जनपद चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। इसके बाद में देखिए 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योधे, अर्जुनयन आदि है वो राजस्थान में आकर के बस गए थे। यानी ये विदेशी जातियां थी जो राजस्थान में आकर के बसी थी पश्चिमी दिशा से। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं मत्स्य जनपद से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जानने के लिए। तो देखिए साथियों, जो मत्स्य जनपद है ये आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? ऋग्वेद में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, तो याद रखें और इसे नोट भी कर लें कि मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम कौन से वेद में प्राप्त हुआ है? ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। किसकी? मत्स्य जनपद की। शतपथ, ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। किसका? मत्स्य जनपद का विस्तार। इसके बाद में देखिए इस प्रदेश में आधुनिक जो स्थान है वो कौन कौन से हैं जो आते थे? जयपुर है, अलवर है, धौलपुर है, करौली और भरतपुर, ये कुछ भाग है जो मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे। कुछ भाग है वो इसमें सम्मिलित थे जो वर्तमान में इन नामों से अपने इन्हें जानते हैं। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? विराट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मत्स्य जनपद का शासक कौन था? विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर, इसे विराट भी कहते हैं, बसा करके उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराट नगर या विराट बोल सकते हैं। और किसने बनाई थी? तो विराट शासक ने बनाई थी। ये जयपुर से 85 किलोमीटर दूर स्थित है। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। विराट की पुत्री कौन थी? उत्तरा। और इसका विवाह किसके साथ हुआ? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में हुआ था। इन्हीं का पुत्र कौन था? परीक्षित, जो कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना था। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं। महाभारत काल में मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद है वो निर्बल हो गए थे। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराट नगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। यहाँ पर भी दिया हुआ है मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? विराट नगर। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में सालव जाति रहती थी। कहाँ पर रहती थी? अलवर के कुछ भागों में। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। किन किन में? मत्स्य जनपद और ये किए जो सालव जाति है इसके मध्य। तो इसमें आगे देखिए आप, सालवों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूँकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में संघर्ष है वो चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन में नहीं रहा, क्योंकि ये
काफ़ी शक्तिशाली जनपद था मत्स्य जनपद, और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया था। किसकी? मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया था। कौन सा जनपद है? मत्स्य जनपद। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को जीत करके मगध राज्य में शामिल कर लिया और मौर्यों के शासनकाल में जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। अब इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जिन साथियों ने आज पहली बार चैनल पर वीडियो देखा है वो लगातार देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कक्षा 10 की इस बुक को अपने पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद में कक्षा 9 की पुस्तक पढ़ेंगे। खास करके जो स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस बुक से हूबहू है, वो काफ़ी बार पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। तो आप लगातार इस बुक को पढ़ने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।